तीन प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनको मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और अगेन ये याद रखें कि ये टॉपिक्स हैं ग्रेविटेशनल लॉ के रिलेटेड। लेकिन अगेन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़िज़िक्स में आप जो भी टॉपिक करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, दे आर जस्ट लाइक अ प्रॉब्लम। तो आज मैं तीन प्रॉब्लम्स करने जा रहा हूँ और ये तीनों प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको आपने बहुत बार सुना होगा। दे हैव बीन आस्क्ड एज जेनेरिक क्वेश्चंस। और जब मैं इनको बताऊंगा कि ये कौन से प्रॉब्लम्स हैं तो आपको फ़ौरन से याद आ जाएगा कि ये सवाल तो अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन जो काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो इन प्रॉब्लम्स की मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। मैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का इसलिए स्पेसिफिकली कह रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी डू। और शायद आपको इन सवालों के थ्योरेटिकल जवाब पहले पता हों, लेकिन जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं उन थ्योरेटिकल आंसर्स को जो आप पहले से जानते हैं मैथमेटिकली प्रूव करना चाहता हूँ। तो जो पहला सवाल है या जो पहला टॉपिक है हमारा, दैट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन जिसको अगर आप एक टॉपिक का नाम दें, उसको एक उन्वान दें आप, तो इट बिकम्स टनल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन ये है कि अगर आप ज़मीन के अंदर से एक सुराख खोदें इस तरह के वो इसके डायमीटर के अक्रॉस हो, यानी इसके सेंटर से गुजरता हो, और उसके अंदर किसी मैस को गिराएं तो उसकी मोशन जो है वो किस तरह की होगी। दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। और इसका आंसर सिंपल है, आप लोग जानते होंगे थ्योरेटिकली कि आपको बताया जाता है कि अगर आप ऐसा कोई गड्ढा खोदने के काबिल हो जाएं और उसमें अंदर आप किसी मैस को गिराएं तो जो मैस की मोशन होगी इट विल जस्ट बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम। और आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है वो उसकी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेटरी मोशन होती है। तो अगर आप ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदें जो उसके सेंटर से गुजरता हो और उसमें किसी मैस को गिराएं तो उसकी मोशन भी ऐसी ही होगी। अब यहाँ पे एक केवियाट भी है, बिकॉज वी नो इट्स इम्पॉसिबल टू डिग अ होल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, बट जस्ट कंसीडर इट एज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एज एन इंट्यूटिव क्वेश्चन। तो इसका हम सबसे पहले जवाब देंगे। जो दूसरा सवाल है वो ये है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको आप स्मॉल जी के नाम से जानते हैं, उसकी वैल्यू ज़मीन के अंदर, यानी अगर आप ज़मीन के अंदर मूव करना शुरू करें, डेप्थ में मूव करना शुरू करें, तो उसकी वैल्यू जो है वो कैसे वेरी करती है। और मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है। आज इस लेक्चर में हम इस बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ज़मीन के अंदर मूव करना शुरू करते हैं, यू गो इनसाइड अर्थ, तो फिर जी की वैल्यू जो है वो कैसे वेरी करती है। और इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। आई रिमेंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं, और इसका आंसर ये है कि अगर आप ज़मीन के अंदर मूव करते करते ज़मीन के सेंटर पे चले जाएं तो फिर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो स्मॉल जी है, उसकी वैल्यू कैसे वेरी करेगी। और जवाब आपको पता है, उसके ज़मीन के सेंटर के ऊपर जी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। थ्योरेटिकली हमें पता है। आज के लेक्चर में हम इस सवाल का मैथमेटिकली जवाब देने की कोशिश करेंगे। और फाइनली जो थर्ड क्वेश्चन है उस वो रिलेटेड है मेरे पिछले लेक्चर के रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू है, ये ज़मीन की सरफेस के ऊपर लोकली वेरी करती है। मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बात वाज़ेह तौर पे बताई थी कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू इस तरह वेरी करती है कि इक्वेटर के ऊपर इसकी वैल्यू मिनिमम होती है, लेकिन नॉर्थ पोल के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। दिस वाज द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि जी की वैल्यू जो है इट्स वे मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दिस सिंपल ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन के इक्वेटर के ऊपर मिनिमम होती है और नॉर्थ पोल के ऊपर मैक्सिमम होती है। इट्स वे मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दिस। और साथ में मैंने आपको ये स्टेटमेंट दी थी कि जो लोकल वेरिएशंस हैं जी की वैल्यूज़ में, लोकल वेरिएशंस पे फिर मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है कि अगर आप किसी खास पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं अर्थ के ऊपर, तो जी की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर अर्थ क्रस्ट के अंदर किस तरह के मिनरल्स या मटेरियल्स मौजूद हैं उसको लेकर के चेंज होती है। दीज आर कॉल्ड द लोकल वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ जी। और साथ में मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी कि इसी तरीके को इस्तेमाल करके अर्थ क्रस्ट के अंदर जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनको फाइंड किया जाता है। आई मीन दिस इज़ वन वे ऑफ लुकिंग फॉर ऑयल रिजर्व्स। और फिर किसी ने मुझसे यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट्स में सवाल किया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ कैन वी डू दैट। तो जो फाइनल टॉपिक है आज का, उसमें मैं एक सिंपल मॉडल पेश करूंगा। अगेन इट्स अ प्रॉब्लम, बट इट्स अ सिंपल मॉडल जो आपको ये बताता है कि
लोकल वेरिएशंस जो हैं जी की वैल्यूज़ में, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको आप स्मॉल जी लिखते हैं, उसकी वैल्यू में जो लोकल वेरिएशंस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप कैसे पता लगाते हैं कि किसी जगह के ऊपर अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑयल रिजर्व्स हैं। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलें आए इन सवालों को फिर हल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। और हमारा सवाल ये था कि अगर हम ज़मीन के डायामीटर के अक्रॉस एक टनल बनाएं, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम ये टनल कंसीडर करें जो ज़मीन के सेंटर से गुज़रती है और इसके अंदर हम किसी मैस को गिराएं, तो ये मैस जो है जब इस होल में से जाएगी तो ये किस तरह की मोशन परफॉर्म करेगी। जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ऑफ कोर्स वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा। तो हम उसको पहले लिखते हैं फिर और इसको फिर एप्लीकेबल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इस सिस्टम के ऊपर। तो जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो था G इक्वल्स F इक्वल्स कैपिटल G टाइम्स स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ओके, और ये हमने लिखा था कि जो आर स्क्वेयर्ड है ये डिस्टेंस होता है इस मैस और ज़मीन के सेंटर के दरमियान, और ये जो m है कैपिटल, ये हमारे पास मैस है ज़मीन की। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को इस मैस के ऊपर अप्लाई करना है। अगर हम गौर करें तो ये मैस इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे यहाँ मैंने इसको दिखाया है, इट्स नॉट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये है हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ। बल्कि मैंने क्या कहा है कि जब मैंने टनल को खोद के उसके अंदर इस मैस को गिराया, तो ये इक्वेशन मैं अप्लाई करना चाहता हूँ जब हमारे पास ये मैस इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है। और अगर मैस इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है तो अब हमें पता है कि जो शेल थ्योरम है, सेकंड शेल थ्योरम स्पेसिफिकली, वो हमें ये बताता है कि जो ये पार्ट है ना अर्थ का, वो इस मैस के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ये वाली फोर्स जो है वो इस एक्सटर्नल पार्ट की वजह से नहीं लगेगी, सिर्फ ये जो इंटरनल पार्ट है जो इस डॉटेड सर्कल के अंदर आपको नज़र आ रहा है ये फोर्स लगाएगा। और इसीलिए अगर आप गौर करें तो ये वाला जो फासला है आर, वो उन्होंने आर ही दिखाया है। सो लेट मी एक्चुअली गो बैक एंड, चूँकि हमारे पास जो स्मॉल आर है वो इस फासले के लिए यूज़ हो रहा है, तो लेट मी मॉडिफाई द डेफिनेशन और द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन एंड लेट्स राइट इट कैपिटल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर स्क्वायर लिखने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि अब हमें पता चल गया है कि ये जो कैपिटल आर है इट्स अ डिस्टेंस, इट्स रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये जो स्मॉल आर है अब हमारी ये मैस की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हमने इस इक्वेशन को अप्लाई करना है इस मैस के ऊपर, और हम गौर करें तो इस मैस के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो सिर्फ ये वाला इंटीरियर रीजन लगाएगा। तो ये फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो लेट्स मॉडिफाई दिस इक्वेशन एंड लेट्स राइट इट एज F इक्वल्स, लेट मी एक्चुअली कॉल इट F प्राइम, क्योंकि मैं F ऊपर यूज़ कर चुका हूँ। तो G तो वैसे ही रहेगा, स्मॉल m हमारी मैस है, इसको भी हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन अब मैं जो कैपिटल M है ना उसको m प्राइम लिख रहा हूँ, और जो R कैपिटल R स्क्वायर है उसको स्मॉल r से चेंज कर रहा हूँ। तो कैपिटल R को स्मॉल r से चेंज किया तो ये हमें बताता है कि मेरी मैस अब इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, ना कि अर्थ की सरफेस के ऊपर। और ये जो m प्राइम है ना, ये मुझे ये बता रही है कि मैंने सिर्फ ये वाली मैस इंक्लूड करनी है जो इस रेड सर्कल के अंदर है। सो लेट मी एक्चुअली राइट इट हेयर कि ये वाला जो पार्ट है ना ये m प्राइम है। तो अब अगर मैं समहाउ इस m प्राइम की वैल्यू, यानी ये वाली मैस जो है इस रीजन की, उसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड कर लूँ तो उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और इमीडिएटली जो मेरे पास प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हम मोशन को देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने मोशन को देखना है तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि आपको एक्सेलरेशन को फाइंड करना होगा। यानी अगर आपने ये साबित करना है कि ये जो मैस है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की परफॉर्मेंस को साबित करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, और वो ये है कि हम ये साबित करें कि ए जो है एक्सेलरेशन वो प्रोपोर्शनल है माइनस आर के। ठीक है, यही होती थी ना हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको आप डिफाइन करते थे कि इट्स अ काइंड ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये नेगेटिव साइन जो है ये आपको बताता है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो इस आर के अपोजिट होगी, जिसको आप दूसरे अल्फाज में मीन पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन जो है वो साबित करनी है। तो आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है कि एफ जो है वो ma के इक्वल होता है, तो असल में मुझे फोर्स की इक्वेशन ही चाहिए। तो m प्राइम को सवाल ये है कि मैं कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। आई वांट टू फाइंड m प्राइम, सो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ वी नीड m प्राइम। ओके, लेकिन हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, दैट्स द प्रॉब्लम। तो अब अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो
यहाँ पे हम एक और सपोजिशन ले सकते हैं, और वो सपोजिशन ये है कि हम ये मान सकते हैं कि जो अर्थ की डेंसिटी है ना वो कांस्टेंट है। आल्दो हमें पता है, लेकिन हमने चूँकि प्रॉब्लम को थोड़ा सा आइडियलिस्टिक बना के सॉल्व करना है ताकि हमें इंसाइट मिल सके, तो हम ये कर सकते हैं कि जो अर्थ की डेंसिटी है ना वो यूनिफॉर्म है। और अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो हमें पता है डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ये पूरी की पूरी अर्थ की डेंसिटी है। लेकिन अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है कि अगर मैं अर्थ के अंदर ये छोटे वाला सफ़ेयर कंसीडर करूं जो रेड डॉटेड लाइन है, तो इसके अंदर भी डेंसिटी तो सेम रहेगी। लेकिन अब इसकी डेंसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? मैस एम प्राइम डिवाइडेड बाई इस छोटे सफ़ेयर का वॉल्यूम। तो मैं इसको अब यूँ लिख सकता हूँ, एम प्राइम डिवाइडेड बाई वी प्राइम। और वी प्राइम जो है ये इस रेड लाइन के अंदर जो सफ़ेयर बन रहा है ना इसका वॉल्यूम होगा। तो अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ एम प्राइम के लिए, और जब मैं इसको एम प्राइम के लिए सॉल्व करूँगा तो ये बनेगी एम प्राइम इक्वल्स एम टाइम्स वी प्राइम बाई वी। और वी प्राइम जो है ये जो इनर हमारे पास सफ़ेयर है इसका वॉल्यूम है, और जो वी है इट्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और अगर मैं इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ तो एम प्राइम की वैल्यू आ जाएगी एम टाइम्स वॉल्यूम जो है वो होता है 4π/3, और जो इनर सफ़ेयर है उसका वॉल्यूम, उसका रेडियस स्मॉल आर है, और जो आउटर सफ़ेयर है जो हमारे पास अर्थ है इस केस में उसका वॉल्यूम जो है हमारे पास कैपिटल आर है। तो हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी। और यहाँ पे 4π/3 जो है वो कैंसल आउट हो जाता है, तो हमारे पास एम प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, और एम प्राइम की वैल्यू बनेगी एम स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। तो मैंने एम प्राइम की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है, और इस एम प्राइम की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। आप देखें कि अगर मुझे फोर्स चाहिए थी तो मुझे एम प्राइम की वैल्यू चाहिए थी, और एम प्राइम की वैल्यू को मैंने फाइंड कर लिया है इन टर्म्स ऑफ 3 पैरामीटर्स जो मुझे मालूम है। क्योंकि ये फासला मुझे पहले से मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी जो मैस है वो सरफेस से कितनी अंदर चली गई है, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चला था कि ये फासला जो है वो आर है। अर्थ का रेडियस मुझे मालूम है और अर्थ की मैस मुझे मालूम है, तो इसका मतलब है जो अननोन था हमारे पास फोर्स के इस फार्मूला में उसको मैंने फाइंड कर लिया है। और अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करूं इस फोर्स के फार्मूला में तो जो फोर्स बनती है F इक्वल्स, हमने इसको F प्राइम लिखा था तो इसको F प्राइम ही लिख लेते हैं, ये बन जाएगा कैपिटल G स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और m प्राइम की वैल्यू जो है वो बनेगी m आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब। और इंटरेस्टिंगली अगर आप इस फार्मूला को देखें तो ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमें दे रहा है G स्मॉल m कैपिटल M जो अर्थ की मैस है, और इसको इनफैक्ट मुझे यूँ लिखना चाहिए इधर, और साथ में हमारे पास आ रहा है R स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R। ओके, तो ये मेरे पास फोर्स आती है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम देखना चाह रहे हैं कि जो मोशन है वो किस तरह की है, और अगर आपने मोशन को देखना है तो मैंने ऊपर यहाँ आपको बताया कि आपने देखना है कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो कैसे चेंज होता है विद डिस्टेंस। तो आप एक्सेलरेशन जो मैस स्मॉल मैस में प्रोड्यूस हो रहा है उसको ma लिख सकते हैं, चूँकि मैंने यहाँ पे फोर्स को F प्राइम लिखा था तो मैं एक्सेलरेशन को A प्राइम लिख रहा हूँ। और अब आप यहाँ से देखते हैं कि जो हमारे पास मैस है ये कैंसिल आउट हो जाती है दोनों तरफ से, और जो एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन बनती है A प्राइम ये मेरे पास बनती है कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई R क्यूब टाइम्स R। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनती है, और इधर से आप फ़ौरन से देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है इट हैज़ स्टार्टेड टू लुक लाइक दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब है कि मैं ये बात प्रूव करने के करीब पहुंच चुका हूं कि जो ये मैस है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। सिर्फ एक चीज़ रह गई, और वो ये है कि नेगेटिव साइन कहाँ से आएगा। तो नेगेटिव साइन को अंडरस्टैंड करना या एक्सप्लेन करना सिंपल है, बिकॉज इट्स एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, जो ये वाली एक्सप्रेशन है। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे डायरेक्शन को डिफाइन करना होगा, यानी यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना होगा। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर को इस तरह डिफाइन करूं कि फ़र्ज़ करो कि ये आर हमारे पास यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में जो अर्थ के सेंटर से बाहर की तरफ जाता है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं एक्सेलरेशन को इस एक्सेलरेशन को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो ये बनेगा A प्राइम इक्वल्स माइनस G कैपिटल M डिवाइडेड बाई R क्यूब टाइम्स R इंटू R यूनिट वेक्टर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे पास नेगेटिव साइन है वो किस वजह से आया है, वो इस यूनिट वेक्टर की वजह से आया है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर जो है ये
अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो मास की मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब हमने यहाँ पे सिंपली ये साबित कर दिया है कि ये जो पार्टिकल है ये क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यानी मैंने ये साबित कर दिया है कि जो एक्सेलरेशन है जिसको मैंने ए प्राइम कहा था, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू, लेट मी नॉट राइट इट इक्वल टू फॉर द मोमेंट, सो दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस आर इनटू आर यूनिट वेक्टर इफ़ यू मे विश। और जो आपको पता है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करें तो हमारे पास एक फैक्टर आता है जिसको आप जानते हैं, विच इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स जी एम डिवाइड बाई आर क्यूब। तो आपने ये साबित कर दिया है कि ये जो पार्टिकल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, विच मीन्स कि जैसे जैसे ये इधर नीचे मूव करेगा इसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, इसका फासला जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, आर डिक्रीज़ होगा। और अगर आर डिक्रीज़ होता है, इस फार्मूला में देखें, अगर आर डिक्रीज़ होता है तो ए जो है इंक्रीज़ होगा। ए के इंक्रीज़ होने का मतलब है कि उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। लेकिन जब ये इधर सेंटर से गुजरेगा इस डायरेक्शन में तो अब फासला इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज़ होगा, और एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगा तो स्पीड डिक्रीज़ होगी और इवेंचुअली पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर जाके रुक जाएगा और फिर वापस जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। सो आई हैव जस्ट प्रूव टू यू कि कोई भी मैस अगर आप अर्थ के डायमीटर के थ्रू टनल बनाएं और उसमें कोई मैस गिराएं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी, एंड दिस इज़ द प्रूफ ऑफ दैट मोशन। अब मैंने कहा कि जब वो इधर से नीचे गिरना शुरू करता है तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है, और इंक्रीज़ होती होती यहाँ पे मैक्सिमम होगी, और फिर जब इस दूसरी तरफ वो मूव करना शुरू करेगा सेंटर के तो उसकी स्पीड फिर से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और इस पॉइंट पे ज़ीरो होगी। तो हम ये सवाल भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी होगी। इट्स सिंपल, लेकिन उसको मैं साबित करूँगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करके, क्योंकि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ चुके हैं, वी नो इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और इसको अगर आपने स्पीड को कैलकुलेट करना है तो उसको यूज़ करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये फ़र्ज़ करें अर्थ है, वो जो ऊपर वाली डायग्राम है ना उसी का कैरिकेचर है, और चूँकि मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चाहिए। और अगर मुझे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब है कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो मैं इस डायग्राम में अब इस पॉइंट को, ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इसको रेफरेंस पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ विद ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अर्थ के सेंटर के ऊपर ज़ीरो होगी। तो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ स्पीड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। दिस इज़ द गोल, स्पीड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। और आप अब ज़रा गौर करें कि हमने जब पार्टिकल को गिराया था तो वो इस पॉइंट के ऊपर था। हमने कहा था कि हमने मैस को गिराया है, अगर गिराया है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो है, और जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी यू आई वो किसके इक्वल होगी, एम जी आर, क्योंकि जो हाइट है अगर आप इस रेफरेंस पॉइंट से देखें तो वो अर्थ के रेडियस के बराबर है। और जब इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल पहुंचेगा, इस पॉइंट के ऊपर सेंटर के ऊपर उसके, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो यू एफ विल बी ज़ीरो, लेकिन जो उसकी के एफ है दैट विल हैव सम मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम वैल्यू जो क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और यही वो वी है जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम सिंपली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि अर्थ के सेंटर के ऊपर उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी। लेकिन अगर हमने ये करना है तो अब सवाल ये है कि हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करें। ये जो फार्मूला है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है, लेकिन हमने अभी शो किया है कि जो हमारा सिस्टम है, यानी अगर हम मैस को गिराएं अर्थ के सेंटर की तरफ तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। इसका मतलब है कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। इट्स वेरी टेम्पटिंग, इट्स द फर्स्ट थिंकिंग, और इसीलिए मैंने आपको ये बताया है कि ये एम जी आर के इक्वल होगी, बट इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वी कैंट यूज़ इट। वाई वी कैंट यूज़ इट, बिकॉज आवर सिस्टम इज़ एक्टिंग लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका मतलब है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ पे सिंपल कोई ऐसा सिस्टम अज्यूम करना है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता हो। और हमें पता है दो एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, एक पेंडुलम है और दूसरा जो है वो मैस स्प्रिंग सिस्टम है जो हुक्स लॉ वाला है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हमने देखा है कि जैसे जैसे फासला कम होता था, यानी मैस नीचे जा रही थी, फोर्स जो थी वो अपोजिंग डायरेक्शन में थी। और अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये वाला जो जनरल फार्मूला मैंने यहाँ पे ड्राइव करवाया था,
एफ प्राइम का। इसको अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो फोर्स है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो इट जस्ट लुक्स लाइक हुक्स लॉ। सो लेट मी राइट इट अगेन कि हमारी जो एफ है, एफ प्राइम वो किसके इक्वल आई थी, जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब टाइम्स आर एंड विद नेगेटिव साइन, एंड दिस लुक्स लाइक हुक्स लॉ, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, के आर के इक्वल होता है। तो ये जो सारा फैक्टर है जिसको मैंने ऊपर ओमेगा स्क्वायर की टर्म में डिफाइन किया था, ये सारा फैक्टर जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, के इक्वल आता है। दिस इज़ लाइक अ स्प्रिंग कांस्टेंट। और यहाँ पे मैं स्प्रिंग कांस्टेंट का इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई एम गोना यूज़ दिस। तो अगर हम इसकी एनालॉजी, इस फॉलिंग ऑब्जेक्ट की एनालॉजी हुक्स लॉ की तरह लें तो हमारे पास के की वैल्यू ये आती है। और हुक्स लॉ के केस में आप लोगों को पता होगा, हम पढ़ चुके हैं, आप जो पोटेंशियल एनर्जी का चैप्टर था उसमें, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यू, वो किसके इक्वल होती है, हाफ टाइम्स के आर स्क्वायर। और के की वैल्यू हमने ऊपर से ले ली है। तो अब मैं एम जी आर की बजाय, इस पोटेंशियल एनर्जी की बजाय ये वाली पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करूँगा। और अगर मैं इस वाली पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करता हूँ तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मुझे ये बताता है कि यू आई प्लस के आई इक्वल्स यू एफ प्लस के एफ। और मैंने देखा है कि यू आई जो है वो इसके बराबर है, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इट्स इक्वल टू एम जी आर, लेकिन हम चूँकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं यूज़ कर रहे, तो ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको अगर हम इस पॉइंट के ऊपर लागू करें तो ये क्या बन जाएगा, हाफ के टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर। सो दिस विल बी हाफ के टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी इनिशियल, और फिर हमारे पास फाइनल जो है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा कि अगर आप सेंटर लेते हैं, ठीक है, तो ये ज़ीरो आएगी। बट लेट्स फॉर अ मोमेंट फॉरगेट अबाउट सेंटर एंड टेक अ पॉइंट हेयर जो किसी फासले आर के ऊपर हो सेंटर से। आई एम गोइंग टू ड्राइव अ मोर जेनेरिक फार्मूला, आई हैव चेंज माई माइंड। तो उस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ के आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वी इज़ दिस वेलोसिटी विच वी आर लुकिंग फॉर। तो अगर हम इस वेलोसिटी के लिए इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा v इक्वल्स, हाफ कैंसल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, और ये हमारे पास बनेगा k डिवाइडेड बाई एम, k डिवाइडेड बाई एम, k डिवाइड बाई एम इंटू आर स्क्वेयर्ड माइनस आर स्क्वेयर्ड। ओके, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का जेनेरिक फार्मूला आता है जो हमें ये बताता है कि फासले के साथ वेलोसिटी जो है वो कैसे चेंज होगी। और मैंने कहा था कि हम मैक्सिमम स्पीड देखना चाहते हैं जो सेंटर के ऊपर होती है, तो सेंटर के ऊपर स्मॉल आर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारी जो स्पीड का फार्मूला बनेगा सेंटर के ऊपर, दैट विल बी के डिवाइडेड बाई एम टाइम्स आर स्क्वायर। और अब अगर आप गौर करें तो के जो है यहाँ पे हम देख के आ चुके हैं कि के जो है वो इस फैक्टर के इक्वल है। तो अगर आप ये फैक्टर जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला बनता है, इट्स के डिवाइडेड बाई एम, और ये बन जाएगा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब इनटू आर स्क्वायर। दैट्स इट। जो एक m है वो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला बना है। अगर आप देखें तो आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाता है, और अगर आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ r रह जाएगा, और यूँ हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला है दैट टेक्स द फॉर्म जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर रूट। और अगर आप वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करें, ये तीनों कांस्टेंट हैं, जी भी कांस्टेंट है, मैस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, और कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, और आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो ये आती है 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज़ द वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ फॉर दिस ऑब्जेक्ट, जिसको अगर हम ज़मीन के सेंटर से गड़ा खोदें और उसमें गिराएं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो से इस मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करेगी। ओके, दैट्स इट, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, और मैंने इसका बहुत डिटेल्ड एनालिसिस आपको दिया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड प्रॉब्लम। तो हमारा सेकंड प्रॉब्लम ये था कि हमने फाइंड करना था कि डेप्थ के साथ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। इट्स क्वाइट सिंपल प्रॉब्लम, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डू लाइक एवरी स्टेप ऑफ मैथमेटिक्स फॉर दिस वन। और अगेन आप सिंपल ये अर्थ कंसीडर करें। सो दिस आउटर सर्कल, दिस इज़ योर अर्थ, और यहाँ पे मैंने इसका दिखाया है कि इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब चूँकि हम ये देख रहे हैं कि जी की वैल्यू डेप्थ के साथ कैसे चेंज होती है, तो आप फ़र्ज़ करें कि इस पॉइंट से अर्थ की सरफेस से किसी आर फासले के नीचे, यानी हम कितनी डेप्थ में जा चुके हैं, आर डेप्थ के ऊपर जा चुके हैं, जी की वैल्यू कितनी चेंज होगी। तो मैंने आपको बताया कि जो फोर्स है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, इस मैस के ऊपर जो इस इनर सर्कल में मौजूद है।
और अब आपको याद होगा कि हमारे पास जो जी के फार्मूला है या जी का जो फॉर्म है मैथमेटिकल, वो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से कैसे आती है। जो फोर्स है किसी भी मैस के ऊपर जो अर्थ की सरफेस के ऊपर लगती है वो किसके इक्वल होती है, स्मॉल m टाइम्स कैपिटल M डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहाँ पे जो F है ये फोर्स है जो इस मैस के ऊपर लग रही है, और इस फार्मूला में वो मैस किधर मौजूद है, अर्थ की सेंटर के ऊपर। और इस फोर्स की वजह से जो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा वो किसके बराबर होगा, उसके वेट के बराबर होगा, और यूँ M कैंसल आउट हो जाता है। हमारे पास G की वैल्यू का फार्मूला जो अर्थ की सरफेस के ऊपर आता है वो आता है G कैपिटल M जो अर्थ की मैस है डिवाइड बाई r स्क्वायर। सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ G ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम स्मॉल r डेप्थ के ऊपर चले जाएं, ज़मीन के अंदर चले जाएं, तो फिर जो G की वैल्यू है वो क्या रह जाएगी। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू सी। और अगर आप देखें तो जब आप इस पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके होंगे, लेट मी एक्चुअली मार्क दिस पॉइंट इन ग्रीन कलर। जब आप इस पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके होंगे तो जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो सिर्फ इस मैस से आएगी, जो इस मैस और इस फासले से आएगी जो इस पॉइंट के अंदर है। और इस पॉइंट के अंदर हमारे पास ये पर्पल सर्कल है। तो अगर मैं यही जी का फार्मूला मॉडिफाई करूं और इसको जी प्राइम कहूं तो ये हमारे पास बन जाएगा जी एम प्राइम। सो दिस इज़ एम प्राइम, जी एम प्राइम डिवाइड बाई आर। अब आर नहीं रहेगा बल्कि अब ये क्या बन जाएगा, आर माइनस आर स्क्वायर। सो लेट मी एक्चुअली राइट इट इन अ बेटर वे। सो दिस विल बी जी एम प्राइम डिवाइड बाई कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है कैपिटल आर माइनस आर, अब ये इस मैस का अर्थ के सेंटर से फासला है इस पॉइंट से, और जो एम प्राइम है दिस इज़ द मैस विद इन दिस पर्पल स्फीयर। तो अगेन जैसे मैंने पहले प्रॉब्लम में किया, हमें एम प्राइम की वैल्यू चाहिए, और अगर हम एम प्राइम की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। तो एम प्राइम की वैल्यू अगेन आप उस असम्पशन से लेते हैं कि जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है अर्थ की, तो ये हमारे पास बन जाएगा मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये इक्वल बनेगा मैस विद इन दिस पर्पल सर्कल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द पर्पल सर्कल। और यहाँ से हमारे पास जो एम प्राइम की वैल्यू आएगी वो आएगी मैस ऑफ अर्थ टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द पर्पल सर्कल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और इसको आप इमीडिएटली देख सकते हैं, हमारे पास एम प्राइम इक्वल्स मैस ऑफ अर्थ, और जो वॉल्यूम है पर्पल सर्कल का वो है हमारे पास 4π/3 कैपिटल आर माइनस आर, जो रेडियस है पर्पल सर्कल का उसका क्यूब डिवाइडेड बाई 4π/3, और अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो यहाँ से 4π/3 जो है वो तो स्ट्रेट अवे हमारे पास कैंसल आउट हो जाता है, और अगर हम ये कैंसल आउट करें तो जो एम प्राइम बनेगा दिस विल बी एम टाइम्स आर माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एम प्राइम, और एम प्राइम की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम इस वैल्यू को एम प्राइम को सब्स्टिट्यूट करते हैं उस इक्वेशन में तो जी प्राइम बनेगा इक्वल्स जी टाइम्स, ये था जी प्राइम का फार्मूला, तो जी टाइम्स जी डिवाइड बाई आर माइनस आर स्क्वायर। सो लेट मी एक्चुअली राइट दिस वन सेपरेटली। सो दिस इज़ कैपिटल जी डिवाइड बाई आर माइनस आर स्क्वायर टाइम्स एम प्राइम की जो वैल्यू है वो है एम आर माइनस आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब। और आप यहाँ पे देख लें कि ये आर माइनस आर स्क्वायर इस क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो जी प्राइम है वो रह जाएगा जी एम आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब इस आर क्यूब जो डिनोमिनेटर में से है इसमें से अगर आप आर स्क्वायर निकाल लें तो ये बन जाएगा हमारे पास जी कैपिटल जी, लेट मी अरेज इट एंड राइट इट अगेन। तो ये हमारे पास बनेगा कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा आर माइनस आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। और ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे हमने स्टार्ट में लिखा था हियर इट गोस। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास जी है, तो जो जी प्राइम की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इनटू आर माइनस आर डिवाइड बाई आर। और इसको हम थोड़ा सा और ख़ूबसूरत फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो ख़ूबसूरत फॉर्म ये बनेगी जी इंटू आर माइनस आर जो है वो 1 होगा और माइनस आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। एंड दिस इज़ द फाइनल फॉर्म विच आई वांटेड फॉर जी एट डेप्थ आर। और अगर आप गौर करें तो मैंने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम कि हमारी जो मैस है वो यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँच गई है, और ये डेप्थ जो है ज़मीन के अंदर ये आर है, स्मॉल आर।
और अगर आप देखें तो सरप्राइजिंगली ये स्मॉल आर जो है ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन के अंदर अपेयर हुआ है, विच मीन्स कि जो जी है वो चौके फासले के ऊपर डिपेंड कर रही है और उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो आर डेप्थ है, अगर मैं डेप्थ इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दूँ और इधर पहुँच जाऊँ अर्थ के सेंटर के ऊपर, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो आर है वो आर के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ जो आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। और आप देखें तो जी प्राइम जो है, लेट मी राइट इट अगेन, तो जी प्राइम जो है वो इक्वल आएगा जी इंटू 1 माइनस कैपिटल आर बाई कैपिटल आर, जो इक्वल होता है जी इंटू 1 माइनस 1, और जी इंटू 1 माइनस 1 ज़ीरो है, तो जी प्राइम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। तो हमने मैथमेटिकली ये साबित कर दिया है कि अर्थ के सेंटर के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। एंड सो दिस वाज द होल पॉइंट जो आपको अक्सर बताया जाता है कि अर्थ के सेंटर के ऊपर जी की वैल्यू ज़ीरो है। दिस इज़ द मैथमेटिकल प्रूफ फॉर दैट। और अगर आपने इंट्यूटिव थ्योरेटिकल आंसर लेना है तो इट्स क्वाइट सिंपल, आप जस्ट शेल थ्योरम को याद करें। शेल थ्योरम हमें क्या बताता है कि अगर मैस जो है वो इस पॉइंट के ऊपर पड़ी हुई है, तो जो हमारी स्मॉल टेस्ट मैस है अगर वो इस पॉइंट के ऊपर पड़ी हुई है, तो सिर्फ ये जो पर्पल सर्कल के अंदर मैस होगी ना अर्थ की, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। अब अगर हम इस मैस को सेंटर के ऊपर ले आए, इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर तो ये तो बजाते खुद अर्थ का सेंटर है, और अर्थ के सेंटर के अंदर तो मज़ीद कोई मैस पड़ी ही नहीं है जो इस स्मॉल मैस के ऊपर फोर्स लगाए। एंड सो हमारे पास फोर्स ज़ीरो होगी, विच मीन्स के जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस इज़ द इंट्यूटिव आंसर एंड दिस इज़ द मैथमेटिकल आंसर विच वी ऑलवेज न्यू। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉब्लम। ओके, तो इस लास्ट पार्ट में मैंने कहा था कि मैं एक मॉडल बताऊंगा कि किस तरह हम जो जी की वैल्यू में लोकल वेरिएशंस होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये पता लगाते हैं कि अर्थ क्रस्ट के अंदर किसी जगह के ऊपर ऑयल रिसोर्सेज मौजूद हैं। मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं एक मॉडल सा दूंगा, और उसकी रीज़न ये है बिकॉज दिस इज़ स्टिल फार फ्रॉम द रियल एस्टिमेट, बट दिस इज़ द प्रोसीजर और द प्रोसेस जो यूज़ होता है मोस्ट केसेस में जी की वैल्यू को यूज़ करते हुए ऑयल रिसोर्सेज की खोज लगाने में। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्चुअली दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन द बुक ऑफ हैलिडे, रेजनिक एंड क्रेन, और ये प्रॉब्लम 14.9 है। लेकिन प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी दी हुई हैं जो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको उसकी मैथमेटिक्स समझाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करके जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उनका पता लगाया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट मी गिव यू द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कि जो मॉडल है वो क्या चीज़ है। तो इस डायग्राम में अगर देखें तो ये हमारे पास लेट्स से एक इंजीनियर है, लेट मी चेंज द कलर टू रेड कलर। सो लेट्स से ये हमारे पास एक इंजीनियर है और ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये सारा रीजन जो है ये अर्थ क्रस्ट का है, और ये जो सफेरिकल रीजन है जिसका रेडियस आर है, ये आप यूँ कह लें कि कोई जो ऑयल रिसोर्स है उसका कुआं है। इसको स्फेरिकल शेप में दिखाया है बिकॉज इट्स ईजियर टू डू कैलकुलेशन विद स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, बट इट कैन बी ऑफ एनी शेप, and that's the reason why I said that it's an ideal kind of model. So हम जो जितनी भी चीज़ें इसके अंदर ले रहे हैं, I'm trying to keep them idealistic, and not I'm trying to keep them idealistic. I mean Halliday, Resnick और क्रेन ने भी इनको idealistic ही रखा है, but let's try to understand it what's going on. तो ये हमारे पास एक इंजीनियर है, और इन इंजीनियर्स के पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ऐसे मीट्रिक होते हैं जिनकी मदद से ये जी की वैल्यू में जो लोकल वेरिएशंस आती हैं उनको मैयर करते हैं। लोकल वेरिएशंस को मैयर, ये मतलब अगर जी की वैल्यू में बहुत स्मॉल चेंज भी आ रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर या अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो ये जो डिवाइसेस हैं ये उन चेंजेस को मैयर कर लेते हैं। एंड सो द इंटायर प्रॉब्लम और द इंटायर मॉडल इज़ बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास एक इंजीनियर है जो इस जगह पे मौजूद है, और फ़र्ज़ करें कि इस पॉइंट के ऊपर वो जी की वैल्यू में कुछ वेरिएशन मैयर करता है। वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ जी इन द सराउंडिंग रीजन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस पॉइंट के ऊपर वो वेरिएशन जो है वो फाइंड करता है कि कुछ चेंज आ रही है, एंड एज ही मूव्स इन दिस डायरेक्शन ही फाइंड्स कि वो जो वेरिएशन है वो बढ़ती जा रही है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो जी की वैल्यू में तब्दीली है या वेरिएशन है वो मैक्सिमम वैल्यू को पहुँचती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे तब्दीली जो है वो मैक्सिमम आती है, इट्स राइट अबव द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल वेल जो भी ऑयल रिसोर्स है।
उसके टॉप के ऊपर है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। सो द बेसिक अजम्पशन जो है वो ये है कि आपके पास ऐसी डिवाइसेस हैं जो जी की वैल्यू में तब्दीली को मेजर कर सकती हैं, और अब उस तब्दीली को हमने लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ दिस डिस्टेंस स्मॉल आर, जो इस ऑयल रिसोर्स के सेंटर से लेके इंजीनियर की उस पोजीशन तक का फासला है जहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम जी की वैल्यू में तब्दीली को मेजर करना स्टार्ट किया था। And so what I'm going to use the formula that I have just derived in the previous problem, और वो ये फार्मूला है। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था कि जब आप ज़मीन की सरफेस के अंदर जाते हैं तो फासले के साथ जो जी की वैल्यू है वो कैसे चेंज होती है। That's the formula for that. So I'm gonna copy this formula and then we are going to understand this formula in a little bit more detail. तो फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है कि जो जी की वैल्यू थी किसी भी डिस्टेंस के ऊपर जिसको मैंने जी प्राइम किया कहा था, ये इक्वल था जी इंटू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ओके, अब आर जो है ये फासला था ज़मीन के सेंटर से, ज़मीन की सरफेस से कितना नीचे आप मौजूद हैं, ठीक है, ये वो फासला था। आर जो था कैपिटल आर, ये ज़मीन का रेडियस था। अब हमने इसी रिज़ल्ट को मॉडिफाई करना है इस सिचुएशन के लिए। तो अब अगर आप देखें तो ज़मीन की सरफेस से हम कितना नीचे हैं, यानी ये ऑयल रिसोर्स जो है वो कितना नीचे मौजूद है, वो डी फासले के ऊपर मौजूद है। तो अगर मैं इस रिज़ल्ट को, ये वाला रिज़ल्ट है, इसको लागू करना चाहूँ इस सिचुएशन के ऊपर, तो जो मेरे पास आर है, स्मॉल आर, इस सिचुएशन में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में, और जो कैपिटल आर है ये किस में चला जाएगा, स्मॉल आर में। वाई? बिकॉज मेरी जो वेरिएशन आना स्टार्ट हुई थी वो इस पॉइंट के ऊपर आना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब मैं इस पॉइंट से इधर ऊपर इस जानिब मूव करता हूँ तो जो मेरा फासला है वो आर चेंज होता है। ओके, सो आई वांट टू सी हाउ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, and so it's just the idea that we have developed in the last problem that we have solved, कि कैसे जब आप डेप्थ के अंदर जाते हैं ज़मीन के अंदर तो जी की वैल्यू चेंज होती है। तो हम उस आइडिया को अब यूज़ करने लगे हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर कि उस वेरिएशन को जो जी की वैल्यू में आती है उसको यूज़ करके हम कैसे ऑयल रिसोर्सेज का पता लगाते हैं। तो इन बिफोर आई मॉडिफाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, जी प्राइम माइनस जी, और इसको मैं लिखता हूँ डेल्टा जी, और ये वेरिएशन इन द वर्टिकल कंपोनेंट है जो जी की वैल्यू में आती है। वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब है कि ये वेरिएशन जो है ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जी की वैल्यू में जो वेरिएशन आती है वो है। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा जी इक्वल्स जी टाइम्स डी डिवाइडेड बाई आर, और जी जो है उसकी वैल्यू हम देख चुके हैं, ये क्या होती है, कैपिटल जी टाइम्स मैस ऑफ द ऑयल रिसोर्स डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस ऑफ द ऑयल रिसोर्स फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है। तो इस केस में हमारे पास अगर मैं जी की वैल्यू पुट करता हूँ तो जो डेल्टा जी है, जो वेरिएशन इन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ जी है, वो इक्वल आएगी कैपिटल जी कैपिटल एम, और ये जो कैपिटल एम है ये अब ऑयल रिसोर्स की मैस है, ऑयल रिसोर्स की मैस है, ये ज़मीन की मैस नहीं है, बिकॉज आई एम मॉडिफाइंग दिस फार्मूला जस्ट फॉर द ऑयल रिसोर्स नॉट फॉर द अर्थ। और ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब मैंने ये मॉडिफिकेशन किया है तो मैंने प्योरली ऑयल रिसोर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ की हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा अब डी डिवाइडेड बाई स्मॉल आर क्यूब। ओके, एंड दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द क्वांटिटी जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन इंजीनियर्स के पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो जी की वैल्यू में जो वेरिएशन आ रही होती है, दिस इज़ द वेरिएशन, ये उसको मेजर कर सकते हैं। तो हमने जो जी की वैल्यू में वेरिएशन है उसका एक जनरल फार्मूला निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑयल रिसोर्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑयल रिसोर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और द डेप्थ ऑफ द ऑयल रिसोर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, एंड दीज आर द टू मेन क्वांटिटीज़ जो हम चाहते थे कि हमारा ऑयल रिसोर्स जो है वो कितना बड़ा है और ज़मीन से नीचे वो कितनी गहराई के ऊपर है। तो वो हमने जो उनके फार्मूला निकाल लिए हैं, लेकिन ये दोनों अननोन क्वांटिटीज़ हैं। डी भी हमारे पास अननोन क्वांटिटीज़ है जो ये बताता है कि ज़मीन की सरफेस से कितना नीचे ऑयल रिसोर्स मौजूद है, और कैपिटल आर भी हमारे पास अननोन क्वांटिटी है जो ये बताती है कि ऑयल रिसोर्स जो है अगर वो स्फेरिकल है तो उसका रेडियस क्या है। तो हमने जो वेरिएशन है वो मेजर कर ली इन टर्म्स ऑफ टू अननोन क्वांटिटीज़, एंड दैट्स इनफ। इसी प्रॉब्लम को मैं आगे एक्सटेंड करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मज़ीद हम इन द डेप्थ की और ऑयल रिसोर्स के रेडियस की इंडिविजुअल वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। बट फॉर नाउ इस फार्मूला को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए let me tell you that this m, it's the mass of oil resource,
और अगर ये ऑयल रिसोर्स की मैस है, और ऑयल रिसोर्स अगर ऑयल है हमारे पास तो उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी भी होगी, तो हम मैस को उसकी डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा मैस डेंसिटी की फॉर्म में लिखें तो ये रो टाइम्स वी होता है। रो जो है वो ऑयल की डेंसिटी है, लेट मी राइट इट रो ओ, जो कि ऑयल बन जाएगा किसी भी टाइप का, और वॉल्यूम जो है वो इसका बन जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 r क्यूब। और कैपिटल R जो है, अब ये इस ऑयल रिसोर्स का रेडियस है, तो जब इसको वॉल्यूम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 4/3 पाई r क्यूब बन जाएगा। लेट मी चेक माई नोट्स दैट आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। तो अब हम ये जो डेल्टा G है वो वैल्यू जो हम एक्सपेरिमेंटली मैयर कर सकते हैं, जो ये इंजीनियर मैयर करते हैं, उसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फर्दर आप देख सकते हैं कि ये जो R है हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और R जो है ये हमारे पास क्या आएगा, x² + d² आएगा। तो अब अगर मैं डेल्टा G लिखूँ इन टर्म्स ऑफ दिस क्वांटिटीज़, तो जो डेल्टा G है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली मैयर करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा G, और m की जगह पे हमारे पास आ जाएगा रो नॉट, और फिर आ जाएगा 4 पाई डिवाइड बाई 3 कैपिटल R क्यूब होल डिवाइडेड बाई हमारे पास आएगा R क्यूब, जो है हमारे पास x² प्लस कैपिटल x² + d², नॉट कैपिटल R²। सो लेट मी अरेज दिस वन, x² प्लस d² स्क्वायर रूट और होल का क्यूब। और इसको आप एक और स्टेप में सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, डेल्टा G इक्वल्स, अब हमारे पास 3 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई कैपिटल G R क्यूब रो नॉट होल डिवाइड बाई 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट लिखने की बजाय लेट्स राइट इट इन टर्म्स ऑफ पावर 3/2, तो ये बन जाएगा x² प्लस d² होल पावर 3/2। तो अब ज़रा आप इस फार्मूले के ऊपर गौर करें, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया है उन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में जो सारी की सारी नॉन क्वांटिटीज़ हैं सिवाय R और D के। तो ओके, मैंने ये x कहाँ पे लिखा है, ओके x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। सो दिस इज़ द फार्मूला in terms of quantities that are either known or the unknown quantities are those quantities जो हमें चाहिए। x जो है this is not a problem, this is not an unknown quantity, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये unknown quantity नहीं है। और तो हमारे पास जो अब unknown quantities हैं वो कैपिटल R है और D है। D जो है ये डेप्थ है कि अर्थ की सरफेस से कितना नीचे ऑयल रिसोर्स मौजूद है, और जो कैपिटल R है ये ऑयल रिसोर्स का रेडियस है। एवरीथिंग एल्स इन दिस फार्मूला इज़ नोन। इसका मतलब है कि अब आपने कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जिसको यूज़ करते हुए आप डेप्थ ऑयल रिसोर्स की मालूम कर सकें अर्थ की सरफेस से, और उसका रेडियस फाइंड कर सकें, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब अगर ज़रा आप ये देखें कि x जो है ये हॉरिजॉन्टल फासला है ये वाला इंजीनियर का, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, ये x जो है ये वो फासला है जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम G की वैल्यू में वेरिएशन कुछ मेजर करना स्टार्ट करता है, टू द पॉइंट जहाँ पे G की वैल्यू में जो वेरिएशन है वो मैक्सिमम वैल्यू को पहुँचती है। और ये मैक्सिमम वैल्यू को कब पहुँचती है, जब ये इंजीनियर जो है वो ऑयल रिसोर्स के परपेंडिकुलरली ऊपर पहुँच जाता है। ठीक है, तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करें जहाँ पे G की वैल्यू में जो वेरिएशन है वो मैक्सिमम आती है, तो x जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज आप इस डायरेक्शन में मूव करें तो x को यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। तो जो मैक्सिमम वेरिएशन है G की वैल्यू में, अब अगर हम उसके लिए फार्मूला लिखें तो डेल्टा G में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बन जाएगा 4 पाई कैपिटल G कैपिटल R क्यूब रो नॉट डिवाइडेड बाई 3d क्यूब, ये बन जाएगा 3d क्यूब, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G। और ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये किस पॉइंट के ऊपर आती है, ये इस पॉइंट के ऊपर आती है। दैट्स इट। तो अब हमारे पास R और D जो हैं वो दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, एंड वी नीड टू डेवलप सम मेथड सम वे जिसमें हम R और G की जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट कर सकें। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टास्क। सो लेट मी लुक एट माई नोट्स और देख लें कि हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं D की वैल्यू, कि D की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और वो हम फाइंड कर सकते हैं इन दो फार्मूलाज जो मैंने अभी ड्राइव किए हैं इनको यूज़ करते हुए। ये फार्मूला लेट मी कॉल इट डेल्टा G प्राइम्स, और ये जो G प्राइम वाला डेल्टा G प्राइम वाला है ये फार्मूला हमें बताता है कि G की वैल्यू में वेरिएशन मैक्सिमम किस जगह पे होती है। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये वाला, ये हमें G की वैल्यू में वेरिएशन देता है एट सम रैंडम डिस्टेंस x।
फ्रॉम दिस पॉइंट जहाँ पे जी की वैल्यू में वेरिएशन जो है वो मैक्सिमम होती है। और ये जो डेल्टा जी है और डेल्टा जी प्राइम है, ये मैंने आपको बताया कि दीज आर द क्वांटिटीज़ विच वी नो, बिकॉज ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम वो डिवाइसेस जो मीट्रिक्स हैं उनको यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वांटिटीज़ की सिंपली रेशियो ले लेते हैं, और अगर हम इनकी रेशियो लें यानी इन दोनों को डिवाइड कर दें एक दूसरे के ऊपर, तो हमारे पास जो सिचुएशन बनती है वो बनती है डेल्टा जी डिवाइड बाई डेल्टा जी प्राइम। ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं ये नोन है। और अगर मैं राइट हैंड साइड्स को डिवाइड करूं यानी इस इक्वेशन के ऊपर, ओके दैट्स नॉट व्हाट आई वांटेड, इस इक्वेशन के ऊपर इस इक्वेशन को डिवाइड करूं तो आप देखते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वेशंस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास ये टर्म जो है ये न्यूमरेटर में आ जाएगी और ये टर्म जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी और 3 भी कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट भी है कि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा डी स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर्ड प्लस डी स्क्वेयर्ड होल पावर 3/2। और इस इक्वेशन से आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही अननोन क्वांटिटी है और वो अननोन क्वांटिटी जो है वो डी है। ठीक है, यानी हमने आर को एलिमिनेट कर दिया है। तो अब हमने इस इक्वेशन को डी के लिए सॉल्व कर लिया। दैट्स इट, दैट्स द फार्मूला फॉर डी, विच मीन्स कि हमने वो डेप्थ फाइंड कर ली कि ज़मीन की सरफेस से कितना नीचे ये जो ऑयल रिसोर्स है ये मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जनरल फार्मूला ड्राइव किया जिसमें हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटीज़ थी। पहली अननोन क्वांटिटी जो थी वो थी हमारे पास आर, जो कि ऑयल रिसोर्स का रेडियस है कि जो कुआं है लेट्स से, जैसे आप जानते हैं सारे के तेल के कुएं हैं, तो जो ऑयल वेल है उसका रेडियस कितना है अगर वो स्फेरिकल शेप का है। और जो दूसरी अननोन क्वांटिटी है वो कितना नीचे है ज़मीन से, जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया। तो अब हमने ये फाइंड कर लिया है कि जो डेप्थ है उस वेल की वो कितनी है, यानी वो ज़मीन की सरफेस से कितना नीचे मौजूद है, वो इस फार्मूला से। इसमें डेल्टा जी भी हमें मालूम है, डेल्टा जी प्राइम भी मालूम है, एक्स भी हमें मालूम है और डी हमने फाइंड करना है। दैट्स इट, देयर आर ओनली 4 क्वांटिटी। तो 3 की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो चौथी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब हमारे पास एक ही चीज़ रह गई है और वो ये है कि हमने जो ऑयल रिसोर्स है, जो ऑयल वेल है, उसका रेडियस फाइंड करना है, आर, कैपिटल आर फाइंड करना है। और कैपिटल आर को यहाँ पे फाइंड करना जो है वो इजी है। उसके लिए आप सिंपली जो ये वाला फार्मूला है, किधर गया ये वाला फार्मूला, इस वाले फार्मूला को यूज़ करें। और अगर इस वाले फार्मूला को मैं यूज़ करता हूँ तो लेट मी राइट इट हियर, फाइंडिंग आर, बिकॉज दिस इज़ इम्पोर्टेंट, सो फाइंडिंग आर। तो इसके लिए जो ये वाला फार्मूला है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूला में हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटीज़ थी, कैपिटल आर और डी। तो चूँकि हमने डी को इस फार्मूला में फाइंड कर लिया है तो इसका मतलब है अब हम रिवर्स गियर लगा के इस फार्मूला को यूज़ करके आर फाइंड कर सकते हैं। एंड अगर आप इस फार्मूला को आर के लिए सॉल्व करें तो जो हमारे पास वैल्यू बनेगी आर क्यूब, हम जस्ट गोना राइट द वैल्यूज़ बिकॉज ये सिर्फ अलजबरा है जो आप कर सकते हैं। तो आर क्यूब हमारे पास बनता है 3 डेल्टा जी डी क्यूब, डेल्टा जी डी क्यूब डिवाइडेड बाई, और ओके हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ना, तो मैंने इसको डेल्टा जी प्राइम कहा हुआ है। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा जी प्राइम। मैंने अपने नोट्स में इसको डेल्टा जी ही लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे चूँकि मैंने नाम चेंज करके डेल्टा जी प्राइम कर दिया है तो यहाँ पे ये डेल्टा जी प्राइम बन जाएगा डिवाइड बाई 4 पाई रो टाइम्स कैपिटल जी। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया कि उस जो हमारे पास ऑयल रिसोर्स है उसका रेडियस कितना है। एक दफ़ा रेडियस आपके पास आ गया तो आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम कितना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये डी क्यूब जो है ये अननोन है, तो इस डी क्यूब को आप इस इक्वेशन से फाइंड करके इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू द जनरल प्रोसीजर, और इनफैक्ट आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू। दिस इज जस्ट रेस्ट इज जस्ट लाइक द सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़। और मैं इसमें वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम HRK के अंदर है उसमें उसने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी दी हुई हैं और आपको कहा हुआ है कि आप कैलकुलेट करें कि डेप्थ कितनी है या उस वेल का जो रेडियस है या वॉल्यूम है वो कितना है। बट दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ जनरल मॉडल फॉर दिस प्रॉब्लम। और उस मॉडल में हमारे पास ये जनरलाइज्ड फार्मूलाज भी आते हैं, आप कोई भी वैल्यूज़ पिक करें और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आर और डी के लिए। And that's it, we have find every single quantity that we needed, and that is like a general simplified model of how to find oil resources within earth crust. And that sums up this lecture for today, and in the next lecture we will be starting a very important concept, and the concept is of gravitational potential energy. So I will see you in that lecture. Tab tak ke liye bye bye.